एक बार फिर आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट पे हम आप लोगों के सम्मुख आए। तो कहना चाहेंगे आप लोगों से कि ये तीसरा लेसन यानी क्या लिखूं निबंध है। और ये निबंध आप जानिए हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार जो कि तमाम निबंधों से हमारे हिंदी साहित्य को सुदृढ़ किए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का एक अलौकिक व्यक्तित्व रहा, एक अनोखा व्यक्तित्व रहा। इनका जन्म 21 जून सन 1894 ईस्वी को हुआ था। बख्शी जी का जन्म स्थान जो है खैरागढ़ जबलपुर में हुआ था। इनका जन्म खैरागढ़ के जबलपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम उमराव बख्शी और इनके कृतियां इनकी हैं बहुत सी हैं। उसमें कुछ ही हम आपको यहाँ दिखा पा रहे हैं, जैसे झलमला है, पद्मवन है, पंचपात्र है और ये इस तरह से 2 ही 4 हम आपको बताएं, लेकिन और भी हैं इनकी कृतियां। तीर्थ सलिल है, इस तरह से तमाम कृतियां हैं। इनकी भाषा शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली है। भाषा में इनका प्रवाह साहित्यिक और संस्कृत निष्ठ होते हुए खड़ी बोली के साथ इनकी भाषा का शुभारंभ होता है। और ये सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्य 1920 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक करते रहे। और सर्वप्रथम इनकी चिटपुट कविताएं सरस्वती पत्रिका के माध्यम से ही जनमानस के बीच में आया करती थी, लोग उन्हें पाया करते थे। और इस अपूर्ण मतलब इस साहित्यकार का निधन 28 दिसंबर सन 1971 ईस्वी में हुआ। ये जो साहित्यकार हमारे बीच में रहे, इन्होंने अपनी अनेक कृतियों को छोड़ते हुए 28 दिसंबर सन 1971 ईस्वी को परलोकवासी हो गए, अर्थात इस आसार संसार को छोड़ करके अपने चिर विश्राम गृह की ओर चले गए। और इन्होंने एक निबंध लिखा है। पहले ही शीर्षक प्रश्नवाचक से शुरू होता है, क्या लिखूं। शीर्षक ही इसका बता रहा है कि लिखूं तो फिर क्या लिखूं, है निबंध। निबंध का मतलब इन्हें बताना चाहेंगे, इस निबंध में ये बता रहे हैं कि एजी गार्डिनर साहब ने लिखा था कि निबंध को कैसा होना चाहिए। निबंध छोटा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा न हो, उसका विस्तार अधिक न हो, निबंध उबाऊ न हो। अधिक बड़ा होने के बाद निबंध उबाऊ हो जाता है। गद्य कहा जाता है, गद्य कवि नाम निक्सम बदंती, गद्य कवियों की कसौटी होती है। इसलिए गद्य को जितना हो सके, जितना कम से कम शब्दों में अपने भाव को अधिक से अधिक व्यक्त कर देना ही गद्य लेखन की कुशलता होती है, जो कि बख्शी जी में पूरी तरह दिखाई देती है। इन्होंने अपने एक छोटे से निबंध क्या लिखूं में ही बताया है कि एक बार खुसरो को प्यास लगी। अमीर खुसरो का नाम हम आप सुने होंगे। तो अमीर खुसरो जब प्यास से व्याकुल हुए तो एक कुएं के पास गए। वहां 4 औरतें पानी भर रही थी। एक ने कहा मुझे खीर पर कविता सुना दीजिए, दूसरी ने कहा मुझे ढोल पर कविता सुना दीजिए, तीसरी ने कहा मुझे कुत्ते पर कविता सुना दीजिए। तो इस तरह से वो कविता को इस प्रकार से, वो चौथी ने कहा मुझे चरखे पर खिस्सा मतलब एक कविता सुना दीजिए। तो ये तुरंत प्रतिभावान व्यक्ति थे। इन्होंने कहा खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तो बैठी ढोल बजाए। ये चारों लोगों के मन को तृप्त कर दिया एक ही पद में। तो ये प्रतिभा सबके पास नहीं। लेखक कहता है कि ये प्रतिभा हम सबके पास नहीं है कि हम क्या लिखूं, अर्थात मैं ये व्यक्त कर सकूं कि सारे सबके मतों को, नमिता अमिता 2 लोगों को इसमें लेखक ने अपना पात्र बनाया है। नमिता का कथन है कि मुझे दूर के ढोल सुहावने हैं पर निबंध लिख दीजिए। तो ये दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस बात को बताने के लिए इन्होंने क्या किया, कहते हैं कि आखिर ये दूर के ढोल सुहावने क्यों होते हैं, ये जानने का प्रयास करने के लिए नमिता और अमिता ने जब इनसे कहा तो ये इस बात का बड़े संशय में पड़े, बड़े विचारों में, गहन विचार में पड़ गए। और उन गहन विचारों के कारण ही इनका वो कथन बन पड़ा कि अब हम करें तो फिर क्या करें। तब इन्होंने तमाम गतिविधियों को अपने साथ देखा। उन गतिविधियों में इन्होंने कहा, देखा कि इनकी कुछ समस्याएं आधी हो गई खुसरो की पंक्तियों से। तब ये कहते हैं कि हाँ, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस बात को चरितार्थ करने के लिए। और ये सत्य भी है, जब दूर बैठे कहीं पर, कहीं कुछ दूरी से ढोल के या वाद्य यंत्रों के स्वर सुनाई देते हो तो बड़े मधुर लगते हैं।
और उनकी मधुरता तो दूर पर बैठने पर अच्छी लगती है, लेकिन जो उसके पास बैठे हुए होते हैं उनके कान के पर्दे फटे जाते हैं, यानी बड़े तेज बड़ी तीक्ष्ण ध्वनि में अगर वो उच्चरित होते हैं तभी दूर तक सुहावने हो पाते हैं। तो यही बात ये बताना चाहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। और दूर के ढोल सुहावने किस प्रकार से होते हैं, यह मानव जीवन का एक कटु सत्य है, एक कड़वा सच है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। और ये कड़वा सच आप देखो कि इनके शीर्षक से ही पता चल जाता है कि कड़वा सच है क्या, या आखिर क्यों इसे कहा गया कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो तरुण है, जो युवक है, वह क्या करना चाहता है, उसे भविष्य का मनमोहक स्वप्न दिखाई देता है। जो युवक है उसे भविष्य का मनमोहक स्वप्न दिखाई देता है कि मैं आगे श्रम करके अपने आप को सजा संवार लूंगा, अर्थात आगे अपने आप का खूब सुंदर सा जीवन व्यतीत करने लायक माध्यम तय कर लूंगा, आधार बना लूंगा। लेकिन जो उसके बाद पहले तरुण रह चुके हैं, अब वो वयस्क की श्रेणी में आ गए, अब वो वयस्क होने के कगार पे आ गए हैं, उनका क्या कथन है, वो क्या चाहते हैं कि अब मैं अपने अतीत के अर्थात बीते हुए सुनहरे दिन थे, जो वयस्क हो चले हैं उनके दिन बीते हुए थे, अर्थात वो जो बीत गए दिन, उनके बचपन से लेकर के तरुणावस्था के दिन जो बीत गए, वो उन बचपन के और तरुणाई के बीते हुए दिनों को याद करके सुखानुभूति करते हैं। वर्तमान से दोनों अक्षुब्ध हैं, वर्तमान से दोनों असंतुष्ट हैं। चाहे तरुण हो, वर्तमान से तरुण भी असंतुष्ट है, वह भी क्या सोचता है कि भविष्य में आने वाले समय में अपने को सुधारूंगा। और जो वयस्क है वह क्या सोचता है, वह अतीत की कल्पना करके भी संतुष्ट होता है, प्रसन्न होता है, लेकिन उसके अतीत की कल्पना वर्तमान से असंतुष्ट है, वह वर्तमान में रहना नहीं चाहता, वर्तमान उसके लिए घुटन से भरा लगता है। तो लेखक का कथन कहाँ गलत होता है, वो तो सही कहता है, ठीक ही बैठता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। क्योंकि जब तरुण भविष्य से संतुष्ट है और वयस्क जो तरुणाई को पार कर चुका है वह किससे संतुष्ट है, वह अतीत से संतुष्ट है, भूतकाल से संतुष्ट है, तो वर्तमान से अशुद्ध दोनों हैं, वर्तमान से दोनों को कष्ट है, दोनों को दुख है, तो इसलिए दूर के ढोल सुहावने होते हैं। यही शीर्षक इनका सार्थक सिद्ध होता है। इतिहास में, मानव जाति के इतिहास में न तो सुधारों का अंत है न दोषों का अंत है। जैसा कि हमने आपसे बताया अभी कि नए क्या लिखूं शीर्षक में, ये दूर के ढोल सुहावने होने की बात जो करते हैं, इसका दूसरा पहलू क्या है कि ये मानव जाति का इतिहास ऐसा गवाह है इसमें हमेशा दोष आए हैं, दोषों के सुधारने वाले लोग आए हैं, न सुधारों का अंत है न दोषों का अंत है। जब दोष आए तो सुधार संभव है, दोष आएंगे तो उनका सुधार करना है। जैसे आप देखो बुद्ध देव, महावीर, गुरु नानक, ये नगर नगर गांव गांव घूम घूम करके चल चल करके एक दूसरे को शिक्षा दे करके मतलब उनके दोषों को दूर करने का प्रयास करते रहे। और यही कार्यक्रम, यही उनका जो अभियान चलता रहा, ये अभियान एक के बाद एक आते गए। जैसे बुद्ध आए, महावीर आए, गुरु नानक आए, शंकराचार्य आए, राजा राममोहन राय आए, ये लोग एक के बाद एक क्रमवार हर युग में, हर समय, हर क्षण कोई न कोई सुधारक आता गया और हमारे मानव जाति के दोषों को कुछ न कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुधारता चला गया। तो इसलिए यहाँ भी सिद्ध हो जाता है, यहाँ भी चरितार्थ दिखाई देता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। बुद्ध के समय में कुछ और बुराई रही जिसे बुद्ध ने साफ किया, महावीर के समय में कुछ और दोष थे, नानक के समय में कुछ दूसरे दोष थे। इस तरह से सबके दोष अलग अलग रहे और सब लोग अलग अलग तरह का सुधार करते रहे। और आप ये भी देखो, ज्यों-ज्यों मानव जाति का विकास होता जाता है, त्यों-त्यों पीढ़ियों का भी विस्तार होता जाता है। जो आज तरुण है कल वही वृद्ध होकर के अतीत का सुखद स्वप्न देखेंगे, और जो आज वृद्ध है वो अपने सुखद स्वप्न के साथ अपने जीवन को समाप्त कर लेंगे। और जो अभी तक बाल्यावस्था में है वही तरुण बन करके, वह तरुण होकर के भविष्य में सुखद स्वप्न को प्राप्त करने का, सुख को प्राप्त करने के लिए स्वप्न देखते चले आएंगे। तो इसलिए दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए बार बार चलता रहता है, यह क्रम बार बार क्रमागत तरीके से इसलिए चलता रहता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो हम बख्शी जी के इस क्या लिखूं निबंध के शीर्षक पर आपसे बताएं कि
जितने ही बार सुधार हुए, जितने भी बार दोषों का उद्भव हुआ, उतनी बार सुधारों की भी आवश्यकता पड़ी और ये सुधार हमें बार बार दोषों को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। तो जब हमारे दोष के सुधार की बात आती है, हम अपने दोष के को सुधार करते हैं, तो निश्चित ही कहीं न कहीं से ये सिद्ध हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, इसमें कहीं से कुछ नहीं बचता कि जब एक तरुण धीरे धीरे आगे बढ़कर वृद्धावस्था को प्राप्त होता, अतीत के सुखद स्वप्न को देखता है, और जब बालक या आज का जो बालक है वह तरुण होकर भविष्य के सुखद स्वप्न को देखता है, ये दोनों अच्छे लगते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं।